हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे लीवर के डिसीजेस में बिनाइन ट्यूमर्स को जानेंगे। बिनाइन ट्यूमर्स के बाद में एक मैलिग्नेंट ट्यूमर का अलग लेक्चर हम लोग लेंगे। तो बिनाइन ट्यूमर में हम लोगों को 3 टर्मिनोलॉजी देखनी है। पहली मेंजोमा, दूसरी हमारी हेपेटिक एडेनोमा और तीसरी हमारी फोकल नोडुलर हाइपरप्लेसिया। तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको आपके सिलेबस में टर्मिनोलॉजी है तो कुछ शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, इसलिए सिर्फ एक इंट्रोडक्शनरी लेक्चर है आज का ये, ठीक है। तो हेमेंजियोमा एग्जैक्टली क्या होते हैं वो उसको जानेंगे। उसके बाद में हेपेटिक एडेनोमा क्या है, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेसिया क्या है। इन तीनों में से सबसे जो मोस्ट डेंजरस माना जाता है वो हेपेटिक एडेनोमा, क्योंकि इसमें मैलिग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हेमेंजियोमा और एफएनएच, ठीक है। तो जो तीनों कंडीशंस है, ठीक है, उसमें एक कॉमन चीज़ है, मोस्टली ये फीमेल्स में मिलेंगे, ठीक है। हेमेंजियोमा, हेपेटिक एडेनोमा एंड एफएनएच तीनों अगर हम लोग प्रिवैलेंस देखेंगे, मेल टू फीमेल रेशियो देखेंगे तो फीमेल और मेल का रेशियो अगर 10:1 आता है, ठीक है, फीमेल इज टू मेल का रेशियो। इसलिए तीनों चीज़ें आपको कॉमनली फीमेल्स में दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल्स में बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे, मेल्स में भी है यहाँ पे रेशियो। कुछ चीज़ों में इसका खासियत ऐसा है कि जो हेमेंजियोमा है इसको भी बहुत टाइम पे ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो लार्ज है तो ही आपको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सेम एफएनएच के बारे में भी है। एफएनएच भी ऐसी एक चीज़ है जहाँ पे आपको हाइपरप्लाजिया होता है आपके सेल्स का, या फिर उसकी जो क्वालिटी है वो ग्रो हो जाती है, लेकिन इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ेगा तो भी आपको इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हेमेंजियो के बारे में डिस्कस करेंगे। हेमेंजियोमा एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक। हेमेंजियोमा एक कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर है हमारे लीवर में। दूसरी चीज़ क्या है, इट यूजुअली सॉलिटरी बट कैन बी मल्टीसेंटर। बेसिकली ये आपका जो हेमेंजियोमा होता है मोस्टली वो सॉलिटरी होता है, सिंगल होता है। अगर इनकेस कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे आपको ये मल्टी सेंट्रिक भी दिख सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये सॉलिटरी ही मिलेगा, ठीक है। कॉमनली अपीयर्स इन द फीमेल, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये तीनों जो पैथोलॉजीज है ये आपको फीमेल्स में ज़्यादा नजर आती है। इट कैन ऑकर्स इन द बोथ लोब। अब मोस्टली आपका राइट लोब इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे राइट लोब में बहुत सारे पैथोलॉजीज है। ये आपका जो सॉलिटरी नोड्यूल है या फिर सॉलिटरी हेमेंजियोमा आपको एब्सिस की तरह भी दिख सकता है अगर हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली आपको एब्सिस भी नजर आ सकता है, लेकिन एब्सिस और हेमेंजियोमा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एब्सिस में आपको फीवर की हिस्ट्री मिलती है, यहाँ पे आपको फीवर की हिस्ट्री नहीं मिलती। ज़्यादातर आपको सिर्फ पेन की कंप्लेंट नजर आती है एज कम्पेयर टू एब्सिस, ठीक है। तो राइट साइड ऑफ द लोब मोस्टली यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों लोब भी आ सकते हैं, ठीक। कॉमनली दे आर असिम्टोमेटिक, मतलब बहुत टाइम पे ऐसा होगा कि आपको पेशेंट में हेमेंजियोमा के सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। कभी कभी किसी पेशेंट में एक्सीडेंटल भी फाइंडिंग होती है, मगर यहाँ पे मान लो कि कोई पेशेंट में एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट आ गया, हालांकि अगर वो कंडीशन और कुछ हो सकती है, पैथोलॉजी और भी कुछ हो सकती है, उस समय पे अगर यूएसजी एब्डोमिन करके देख रहे तो आपको एक्सीडेंटली भी कुछ हेमेंजियोमा मिल सकता है। लेकिन अभी तक उस पेशेंट में हेमेंजियोमा की वजह से कोई पेन या फिर ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो मोस्टली ये आपको असिम्टोमेटिक मिलेंगे। अगर ये पेशेंट में हेमेंजियोमा की साइज अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, 5 सेंटीमीटर से अगर ये मोर देन 5 सेंटीमीटर होती है, तभी जाके आपको कुछ सिम्टम नजर आते हैं या फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान करना होगा, ठीक है। तब तक के बहुत सारे पेशेंट आपको ये असिम्टोमेटिक मिलेंगे। कोई पेशेंट ऐसे होंगे, ऑलमोस्ट एक 10% केसेस होते हैं जहाँ पे आपका हेमेंजियोमा कैल्सिफाइड हो जाए, तो कैल्सिफिकेशन नजर आएगा आपको 10% केसेस में। अब यहाँ पे डायग्नोसिस करने के लिए ना, जैसे कि हम लोग कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशंस करते हैं, उस टाइप में आपको एक कंप्रेसिबिलिटी नाम की एक टेस्ट करनी पड़ती है, जहाँ पे आपको एक मान लेते कि एक बलून होता है, बराबर। बलून जैसा होता है, अगर उसमें एयर है, अगर आप उसको प्रेस करोगे तो वो क्या होगा, जैसे ही आप प्रेस करोगे तब तक कि आपको वो डिप्रेशन दिखेगा। जैसे आप उंगली हटाओगे या फिर हाथ हटाओगे तो वो डिप्रेशन वापस अपनी जगह आएगा और आपका जो शेप है वही लेगा, ठीक है। तो सेम उसी चीज़ को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। मतलब कि ये हेमेंजियोमा तब डायग्नोसिस होगा जब आप उसको फिंगर रख के या फिर आप कोई प्रोब रख के उसको प्रेस कर रहे हो, अगर वो फिर से वही साइज लेगा, इसका मतलब वो कंप्रेसिबिलिटी होता है। और जितने भी हमारे लीवर के पैथोलॉजीज है उसमें कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल है या फिर कंप्रेसिबिलिटी पॉजिटिव है, तो वो मोस्टली आपका हेमेंजियोमा हो सकता है। इसलिए
कंप्रेसिबिलिटी अगर हो रहा है तो वो डायग्नोस्टिक होता है हमारी हिमेंजियोमा। ठीक है, अब इसका जो ओरिजिन होता है मोस्टली वो कंजेनाइटल इन ओरिजिन होता है, बट एनलार्जेस बाय द एक्टाजिया, मतलब जो भी आपका हिमेंजियोमा है उसमें थोड़ा थोड़ा डायलिटेशन, एक्टाजिया मतलब इसका डायलिटेशन होता है। ठीक है, एक्टाजिया का मतलब डायलिटेशन होता है, तो इसमें धीरे धीरे डायलिटेशन होगा और इसका साइज होगा। तो साइज ये कहाँ तक बढ़ सकता है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 15 सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो हाईएस्ट साइज मानते हैं हम लोग वो 10 सेंटीमीटर के लगभग मानते हैं, या फिर उसको एक ह्यूज या फिर एक ऐसा मान लेते कि एनलार्ज हिमेंजियोमा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इट कैन कंप्रेस गैस्ट्रोडियोडिनल टू कॉज एब्डोमिनल पेन एंड वोमिटिंग। तो कोई भी अगर पैथोलॉजी ऐसी होती है कि दूसरे पार्ट पे अगर ये प्रेशर देगी तो ऑब्वियसली उसके भी सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। मतलब यहाँ पे गैस्ट्रो मतलब आपका स्टमक भी कंप्रेस हो रहा है और डिओडिनम भी कंप्रेस हो रहा है, तो दोनों चीजें अगर यहाँ पे कंप्रेस होगी तो पेशेंट में क्या होगा, एब्डोमिनल पेन भी होगा और उसमें वोमिटिंग भी होगी, क्योंकि आपका गैस्ट्रम मतलब आपका स्टमक भी कंप्रेस हो रहा है और डिओडिनम भी कंप्रेस हो रहा है। तो जो भी कंटेंट है हमारे स्टमक का तो वापस आके आपको रिफ्लेक्स आएगा और वोमिटिंग होगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन ये दोनों सिम्टम आपको देखेंगे। अब यहाँ पे जो रप्चर होता है ना उसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रप्चर नहीं दिखेगा। तो भी एक सेंटेंस हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं कि जैसे कि रप्चर इज अ वेरी रेयर। ठीक है, वेरी रेयर होता है इसका रप्चर। जब एब्सिस की बात होती है, एब्सिस रप्चर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे हिमेंजियोमा में बहुत कम टाइम पे ये रप्चर होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें हिमेंजियोमा के बारे में जान लेनी चाहिए। तो हिमेंजियोमा के बारे में खुद से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन इन बिनाइन ट्यूमर, मतलब जो भी लिवर के डिसीजेस है या फिर लिवर के ट्यूमर है उसमें कॉमनेस्ट होता है। यूजुअली सॉलिटरी बट कैन बी मल्टीसेंट्रिक, सॉलिटरी होता है। कॉमन इन फीमेल, इट कैन ऑकर्स विद द बोथ लोब आल्सो। कॉमनली दे आर असिम्टोमेटिक, पेशेंट में सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। कैल्सिफिकेशन 10% केसेस में आपको मिलेगा। कंप्रेसिबिलिटी अगर आपको डायग्नोसिस करना है तो कंप्रेसिबिलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी जाकर उसको लेबल कर सकते हैं हिमेंजियोमा है। और उसके बाद में मोस्टली इसका ओरिजिन जो होता है कंजेनाइटल होता है और इसका जो ग्रोथ होता है वो एक्टाजिया मतलब डायलिटेशन की वजह से यहाँ पे ग्रोथ होता है। ठीक है, कैन कंप्रेस द गैस्ट्रोडियोडिनम, मतलब अगर आपको पेशेंट में एब्डोमिनल पेन और यहाँ पे वोमिटिंग दिख रही है तो इसका मतलब वो जो हिमेंजियोमा वो थोड़े साइज में बड़ा होगा, इसीलिए आपके स्टमक और आपके डियोडिनम को कंप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, उसको जायंट भी कह सकते हैं हम लोग, जायंट हिमेंजियोमा कहते हैं। मोस्टली वो 10 सेंटीमीटर तक के साइज गेन कर सकता है। रप्चर बहुत कम टाइम में आपको मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि हम लोग पहला इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रखते हैं आपका यूजी एब्डोमेन। ठीक है, यूजी एब्डोमेन में अगर आपको यहाँ पे डायग्नोसिस हो रहा है तो बाकी के इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको किसी वजह से यूएजी में कुछ ज़्यादा क्लियरली नजर नहीं आ रहा तो आपको सिटी स्कैन करवाना पड़ सकता है। तो सिटी एब्डोमेन हम लोग चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखते हैं। अगर यहाँ पे जो हिमेंजियोमा है उसकी वजह से कोई ब्लॉकेज हो रहा है मतलब या फिर उसमें कोई थ्रोम्बोसिस हो रहा है वो जानने के लिए आपको एंजियोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एब्डोमिनल एवर्टा या फिर उसके बाद में पोर्टल वेन, उसके बाद में आपकी जो भी वेसल्स आपके हेपेटिक आर्टरी है जो भी लीवर को सप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे पूरा आपको एंजियोग्राम अगर करोगे तो वहाँ पे कोई ब्लॉकेज या फिर कोई थ्रोम्बोसिस है ये पता चल सकता है, इसलिए एंजियोग्राम भी मस्ट है। यहाँ पे भी अगर डायग्नोसिस नहीं हो रहा है तो आगे का इन्वेस्टिगेशन हम लोग प्लान कर सकते हैं ये हमारा। ठीक है, तो ये 2-3 इन्वेस्टिगेशन है जो बेसिक आपको करने चाहिए आपके हिमेंजियोमा के पेशेंट में अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए आपका। जनरली ट्रीटमेंट प्लान में हम लोग रेडियोथेरेपी रखते हैं ताकि इसका साइज कम हो सके। ठीक है, तो रेडियोथेरेपी से आप इसका साइज कम कर सकते हो। जैसे ही साइज कम हुआ, अगर मान लेते रेडियोथेरेपी से साइज कम नहीं हो रहा है तो आपको हेमी हिपैटेक्टोमी करनी पड़ सकती है। ठीक है, हेमी हिपैटेक्टोमी में जब से आपका लीवर का पार्ट भी चला जाएगा उसके साथ साथ ये आपका हिमेंजियोमा भी निकालना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे ह्यूज या फिर इसको हम लोग 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा या फिर 5 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा हिमेंजियोमा होता है उसको हम लोग जायंट कहते हैं। ठीक है, जायंट हिमेंजियोमा कहते हैं। तो जायंट हिमेंजियोमा में आपको हेमी हिपैटेक्टोमी लग सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये रेडियोथेरेपी से हील हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हिमेंजियोमा। दूसरी जो पैथोलॉजी आपको रेयर कॉमनली मिलती है वो है आपका हेपेटिक एडिनोमा। अब हेपेटिक एडिनोमा का यहाँ पे एक ड्रॉबैक ऐसा है कि ये मैलिग्नेंट हो सकता है। अगर कुछ दिन तक वैसे ही रहा बिना ट्रीटमेंट के तो ये मैलिग्नेंट हो सकता है, इसीलिए इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे हिमेंजियोमा जैसे हो रहा है कि वहाँ पे आपको कंजेनिटल ओरिजिन था, लेकिन जो आपका हेपेटिक एडिनोमा इसका ना कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या फिर सोर्स ऑफ
जो टाइप यहाँ पे एडेनोमा का हुआ है उसका सोर्स नहीं मिलता, मतलब इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं बताया। लेकिन बहुत सारे स्टडीज ऐसे किए गए जहाँ पे हेपेटिक एडेनोमा के मल्टीपल पेशेंट में स्टडी किया, तो वहाँ पे एक चीज़ नजर आई कि जितने पेशेंट को ये हेपेटिक एडेनोमा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आपको ओसीपी मतलब आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं उसकी हिस्ट्री मिली। तो इसीलिए कुछ किताबों ने लेबल किया है कि यहाँ पे आपका जो हेपेटिक एडेनोमा होता है वो मोस्टली कॉज करता है आपके ओसीपी मतलब आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो जितने भी फीमेल्स ऐसे हैं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे है उसमें हेपेटिक एडेनोमा होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल फीमेल्स जिनमें की ओसीपी नहीं चलता है। ठीक है, तो हेपेटिक एडेनोमा अगर देखा जाए तो मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स में ज़्यादा होता है, जैसे पहले भी डिस्कस किया। तीनों पैथोलॉजी मोस्टली फीमेल में आपको नजर आएगी। यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रेजेंट एज ए सॉलिटरी नोडुलरिज्म, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जहाँ पे ये सॉलिटरी होता है लेकिन अगर आपको ये मल्टीपल टाइम पे नजर आ रहा है, मतलब मल्टीपल जगह पे नजर आ रहा है, कभी कभी ये एक ही लोब में हो सकता है, कभी कभी मतलब बहुत लोब में भी आपको ये प्रेजेंट होता हुआ दिखता है। तो अगर दोनों लोब में मल्टीपल जगह पे है तो उसको हम लोग एडेनोमैटोसिस कहते हैं। ठीक है, एडेनोमैटोसिस मतलब इसका कि यहाँ पे आपको एक एडेनोमा दिख रहा था वहाँ पे मल्टीपल दिखेंगे तो उसको हम लोग एडेनोमैटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो अगर सिंगल रहेगा तो एडेनोमा, अगर मल्टीपल रहेगा एडेनोमैटोसिस। ठीक है, और इसका कॉज अगर जैसे बताया कि कॉज इज नॉट नोन बट कैन बी यूज ऑफ ओसीपी यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये आपके कॉमन कॉज में आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर इसका प्रेजेंटेशन देखा जाए तो प्रेजेंट विद अपर एब्डोमिनल पेन, जैसे कि आपका हेमेंजियोमा था, हेमेंजियोमा अगर गैस्ट्रोडियोडेनम पे प्रेशर देगा तो एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये असिम्टोमेटिक रहता है। लेकिन हेपेटिक एडेनोमा का वैसा नहीं, हेपेटिक एडेनोमा में आपको एब्डोमिनल पेन नजर आएगा, वो भी कहाँ पे अपर रीजन में। ठीक है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक हो सकता है, इपिगैस्ट्रिक हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे पेन का सिम्टम आपको मिल रहा है, ये असिम्टोमेटिक नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में अगर देखेंगे तो पहला इन्वेस्टिगेशन बेसिक यूजी हम लोग कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन, सिटी स्कैन करेंगे अगर आपको डायग्नोसिस नहीं हो रहा है। उसके बाद में हमारा प्लान कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पेशेंट में पेन ज़्यादा है, तो आप एंजियोग्राफी प्लान कर सकते हो जहाँ पे आपको पूरे वेसल्स का यहाँ पे पिक्चर नजर आएगा। अब यहाँ पे सिटी स्कैन में एक फाइंडिंग आपको मिलती है तो आप यहाँ पे डायग्नोसिस कर सकते हो कि ये आपका एडेनोमा है या फिर अदर कोई पैथोलॉजी। तो इसका ट्रीटमेंट आप क्या क्या प्लान करते हैं, जैसे कि पहला सर्जिकल एक्सीजन या फिर सर्जिकल रिसेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, तो सर्जिकल रिसेक्शन प्लान कर सकते हैं। अगर हेपेटिक एडेनोमा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप क्या करोगे, इसमें हेपेटेक्टॉमी करोगे। अगर पेशेंट में हेपेटेक्टॉमी से भी काम नहीं बनेगा तो ऑलमोस्ट आपको एक लास्ट चांस बचता है वो है ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो हेपेटिक ट्रांसप्लांट या फिर लिवर ट्रांसप्लांट बहुत इजी प्रोसीजर नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप मैनेज करते हो सर्जिकल रिसेक्शन पे या फिर हेपेटेक्टॉमी पे। अगर यहाँ पे नहीं मैनेज हो रहा तो लास्ट चांस आपका ट्रांसप्लांट का। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट प्लान करनी चाहिए। अब देखते हैं फोकल नोडुलर हाइपरप्लाजिया क्या है। जैसे कि यहाँ पे फोकल नोडुलर हाइपरप्लाजिया ये भी फीमेल्स में कॉमन मिलने वाली पैथोलॉजी है। ठीक है, ये भी बिनाइन कंडीशन होती है विद अननोन इटियोलॉजी, इसका भी इटियोलॉजिकल फैक्टर या फिर कॉज जो है वो आपको पता नहीं है। तो बेसिकली आपका जो हेपेटिक एडेनोमा है और आपका एफएनएच, ठीक है, तो ये दोनों भी पैथोलॉजी जैसे जिसमें कोई कॉज नहीं है, लेकिन हेपेटिक एडेनोमा में आपको ओसीपी के पेशेंट में ये ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे कोई ऐसी इटियोलॉजी स्पेसिफिक नहीं है। कॉमन इन फीमेल विच शोज द फोकल ओवरग्रोथ ऑफ द फंक्शनिंग लीवर टिश्यू, मतलब यहाँ पे जितने भी लीवर के टिश्यू जो फंक्शनिंग टिश्यू या फिर फंक्शनिंग सेल्स है वहाँ पे आपको ओवरग्रोथ दिखेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको ना हाइपरप्लाजिया कहते हैं। हाइपरप्लाजिया का मतलब एक जगह की या फिर एक टिश्यू की या सेल्स की ओवरग्रोथ हो जाना, उसको हम लोग हाइपरप्लाजिया कहते हैं। ठीक है, तो हाइपरप्लाजिया ऑफ लीवर कंटेनिंग ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द लीवर इन डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ तो नॉर्मल भी हो सकती है, बराबर, लीवर के सेल्स की या फिर लीवर के टिश्यू की ग्रोथ नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसी ग्रोथ है जो डिसऑर्गेनाइज्ड है, जो हमारा नॉर्मल पैरेंकाइमा होता है ना वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में होता है। अगर आप शेप देखोगे लीवर का एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर ये चीज या फिर ये जो ग्रोथ हो रही है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो रही है और उसकी वजह से अगर कोई यहाँ पे हाइपरट्रॉफी या फिर हाइपरप्लाजिया दिख रहा है तो वो होता है आपका एफएनएच। ठीक है,
इट कंटेंस हेपेटिक एज वेल एज कपर सेल्स, दोनों चीज यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, आपकी हेपेटिक सेल्स भी इन्वॉल्व होंगे, उसके बाद में कपर सेल भी आपको यहाँ पे इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे, ठीक है। इट प्रेजेंट विद सॉलिटरी नोड्यूल, सॉलिटरी नोड्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज है प्रेजेंट विद ह्यूज पेन इन द वेक पेन इन द एब्डोमेन, मतलब वेक पेन का मतलब क्या हो गया, आपको एब्डोमेन पेन मोस्टली कहीं पे भी मिल सकता है, अपर एब्डोमेन में या फिर थोड़ा बहुत आपको अम्बिलिकल रीजन में भी ये दिख सकता है, इसीलिए यहाँ पे वेक पेन कहा गया, ठीक है। सीटी स्कैन और सल्फर कोलाइड सिल्वर स्कैन आर डायग्नोस्टिक विच शोज द हॉट स्पॉट विद स्पोक व्हील पैटर्न। अब यहाँ पे ना एक सीटी स्कैन का ये रिपोर्ट दिया है, ठीक है, सल्फर कोलाइड स्कैन है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पूरा एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये व्हील लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। और कुछ ऐसे इमेजेस आपको मिल सकते हैं जहाँ पे आपको ये ऐसे स्पोक वाला टाइप दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं स्पोक व्हील पैटर्न, और वो कहाँ पे दिख रहा है आपको, आपके सल्फर कोलाइड स्कैन में, ठीक है, सल्फर कोलाइड लीवर स्कैन में आपको ये दिखता है, जिसको हम लोग एक तो हॉटस्पॉट विथ स्पोक व्हील पैटर्न ऐसा कहते हैं। और ये कहाँ पे मिल रहा है आपको, FNH, मतलब आपके फोकल नोडुलर हाइपरप्लाजिया। ये तीनों जो पैथोलॉजी है ये बिनाइन है, यहाँ पे मैलिग्नेंट होने के चांसेस सिर्फ आपको बिनाइन हाइपरप्लाजिया, सॉरी जो आपका नोडुलर है, सॉरी एडिनोमा है उसमें आपको मिलेंगे, जो नोडुलर हाइपरप्लाजिया है उसमें मैलिग्नेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब ये होता भी नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। हिमेंजियोमा कभी मैलिग्नेंट नहीं हो सकता है, और हिमेंजियोमा की ट्रीटमेंट भी आप कब कर सकते हैं, जब ये मतलब 5 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर का होगा, तभी आपको इसका ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए, ठीक है। ये आपका FNH हुआ। अब जो हमारा बिनाइन के बाद जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जिसमें कि हम लोग हेपेटिक सेल कार्सिनोमा पढ़ेंगे, तो हम लोग आगे